पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पंचायत चुनाव को लेकर सीपीएम और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। झड़प के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस कई जगहों पर लाठीचार्ज को मजबूर हुई। बंगाल में चुनाव कोई भी हो, ऐसे मौकों पर हिंसा का जैसा इतिहास रहा है वो एक बार फिर से दोहराया जाता दिखा। डोमकल में पंचायत चुनाव के नामांकन को लेकर हालात इस तरह बेकाबू हुए कि बात हिंसक झड़प तक पहुंच गई। बताया गया कि झड़प लेफ्ट और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हुई, जो मारपीट में बदल गई। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मारपीट की शुरुआत की और जो हिंसक भीड़ में फंसे वो किसी तरह जान बचाकर भागते दिखे। बेकाबू हो चुके हालात की जानकारी पुलिस प्रशासन को मिली तो जगह जगह सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया। पुलिस के जवान उपद्रवियों का पीछा करते दिखे। गली कूचों तक में पुलिस की गश्त शुरू हो गई। कई जगहों पर भीड़ में फंसे लोगों को पुलिस सुरक्षित निकालती दिखी। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस कई जगहों पर लाठीचार्ज करती भी नजर आई। सियासी दलों के कार्यकर्ताओं की झड़प की वजह से इलाके में तनाव बना हुआ है। असल में मुर्शिदाबाद हिंसा की शुरुआत बीती रात हुई थी। बीती रात हुई इस हिंसा में कांग्रेस के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके विरोध में आज कांग्रेस सड़कों पर उतर आई और गुस्साए कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने पहुंच गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथ में पोस्टर थे और वो नारेबाजी करते रहे। बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। चेक जो मुर्शिदाबाद में जो घर में घुस के उसके मार दिया, गोली मार के और हत्या किया गया है। कांग्रेस की मांग है कि ऐसे माहौल में 2018 में हुए पंचायत चुनाव को ही आगे के लिए भी मान्य किया जाए। जाहिर है कांग्रेस को ऐसे माहौल में बंगाल में निष्पक्ष रूप से पंचायत चुनाव संपन्न होने का भरोसा नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या के बाद पार्टी के नेताओं ने राज्य की ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है। लेकिन सियासत एक तरफ और हिंसा दूसरी तरफ। कांग्रेस कार्यकर्ता की मुर्शिदाबाद के खरग्राम में गोली मारकर हत्या होने से माहौल और गर्म हो गया। इसके बाद हुई हिंसा में कई लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घायल कार्यकर्ताओं को देखने के लिए कई नेता भी पहुंचे। जिस कार्यकर्ता की मौत हो गई उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जिनके परिवार के लोग घायल हुए वो अस्पतालों के चक्कर काटते दिखे। इस बीच बिगड़े हालात में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पुलिस की चुनौती बढ़ गई। क्योंकि रात बीतने के बाद दिन चढ़ते ही फिर से तनाव पसर गया, इसलिए जगह जगह पुलिस लाठीचार्ज करती दिखी। यही नहीं, पुलिस ने सख्ती बढ़ाकर संदिग्ध लोगों की तलाशी भी शुरू कर दी। इसी दौरान शक होने पर पुलिस ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के एक नेता की तलाशी ले ली। इस बार पुलिस का शक सही निकला और मीडिया के कैमरे के सामने हुई जांच में तृणमूल कांग्रेस के इस नेता के कमर से एक पिस्तौल बरामद हुई। तृणमूल कांग्रेस के जिस नेता के पास पिस्तौल मिली उसका नाम बशीर मोल्ला बताया गया। कहा गया कि बशीर मोल्ला तृणमूल का सभापति है। हालांकि पिस्तौल मिलने के बाद पुलिस बशीर को अपने साथ ले जाती दिखी। ममता की पार्टी के नेता के पास पिस्तौल मिलने के बाद कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा के पीछे सत्ताधारी दल के हाथ होने का उनका अंदेशा सही निकला। तृणमूल पार्टी একটা বলতে চাই যে যদি রক্ত নিয়ে হোলি খেলার ইচ্ছা থাকে তাহলে নির্বাচনের লাভ নেই। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में दो युवकों के बीच मामूली बहस ने सांप्रदायिक तनाव का रूप ले लिया। हालात इतने बिगड़ गए कि इलाके में पुलिस ने इंटरनेट सेवा पर 2 दिनों के लिए रोक लगा दी और धारा 144 लागू कर दिया। दरअसल जलगांव के अमलनेर में एक मंदिर के बाहर दो युवकों में बहस हो गई। एक मंदिर के बाहर कुछ लोगों के घूमने पर आपत्ति जता रहा था, जिसके बाद दोनों गुटों में झड़प हो गई। झड़प के बाद हालात इतने बिगड़े कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी के दौरान कुछ पत्थर मंदिर में अंदर भी चले गए, जिसके बाद तनाव और बढ़ गया। पत्थरबाजी की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात को कंट्रोल किया, जिसके बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। अमळनेर शहरातील सर्व नागरिकांना प्रशासनाच्या वतीने कळवण्यात येते की माननीय उपविभागीय दंडाधिकारी अमळनेर यांचे दिनांक 10/6/2023 रोजीच्या आदेशाने
अंमळनेर शहरात आज सकाळी 11 वाजेपासून ते दिनांक 12/6/2023 रोजीच्या सकाळी 11 वाजेपर्यंत संचारबंदी आदेश लागू करण्यात आलेला आहे। धारा 144 और इंटरनेट बंदी के साथ ही पुलिस ने आरोपी युवकों की तलाश भी तेज कर दी है। गुजरात एटीएस ने आईएसआईएस से जुड़ने जा रहे 4 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी लोग पोरबंदर के रास्ते देश छोड़कर आईएसआईएस में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन ये अपने नापाक मंसूबे लेकर देश से भाग पाते उससे पहले ही एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने इन्हें दबोच लिया। पकड़े गए आतंकियों में 3 कश्मीरी हैं जिनका नाम उबैद नासिर मीर, हनान हयात शॉल और मोहम्मद हाजिम शाह है। इसके अलावा सूरत की रहने वाली सुमेरा बानो को भी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इनका एक और साथी जुबैर अहमद मुंशी अभी फरार है, जो कि सूरत का ही रहने वाला है। पकड़े गए आरोपियों के पास से एटीएस ने कई संदिग्ध सामान बरामद किए हैं। उनका प्लानिंग ये था कि पोरबंदर से वो हाई सी में जाके IMBL में एक डाउल लेके वहाँ से वो अफगानिस्तान ईरान जाएंगे, फिर वहाँ से अफगानिस्तान जाएंगे। ISKP जो इंटरनेशनली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानी जाती है, उनका जो उनकी जो इंटेंशंस होती है टेररिज्म के बारे में, उसमें वो लोग भाग लेंगे। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि चारों आतंकी पिछले 1 साल से आईसिस के संपर्क में थे और सीमा पार बैठे अपने आकाओं के इशारे पर देश को बड़ा नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे थे। लेकिन ये देश को नुकसान पहुंचा पाते उससे पहले इनके मंसूबों पर गुजरात एटीएस ने पानी फेर दिया। डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत की बादशाहत कायम है। भारत में डिजिटल पेमेंट काफी तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत में डिजिटल पेमेंट लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। यूपीआई से लेन देन के मामले में भारत पूरी दुनिया में टॉप पर पहुंच चुका है और कभी डिजिटल पेमेंट में सबसे आगे रहने वाले चीन को भी भारत ने काफी पीछे छोड़ दिया है। साल 2022 के डेटा के मुताबिक साल 2021 की तुलना में भारत सबसे आगे रहा है। देश के डिजिटल पेमेंट में 91% तक की बढ़ोतरी हुई है। भारत का डिजिटल ट्रांजैक्शन 89.5 मिलियन रहा है। भारत के बाद ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां 29.2 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए, जबकि तीसरे नंबर पर 17.6 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन के साथ चीन है। डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में टॉप के 4 देशों को एक साथ कर दें तो भी ये भारत से पीछे ही हैं। साल 2022 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट बेंगलुरु में हो रहे हैं। बेंगलुरु ने साल 2022 में 6,500 करोड़ रुपए के 29 मिलियन लेन देन दर्ज किए गए। वहीं दिल्ली दूसरे नंबर पर और डिजिटल पेमेंट के मामले में मुंबई तीसरे नंबर पर है। यानी डिजिटल पेमेंट के मामले में दुनिया में सबसे आगे आ चुका है भारत। एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा ऐलान किया। शरद पवार ने बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के साथ ही सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा का प्रभारी बनाया गया, जबकि प्रफुल्ल पटेल को मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोवा की जिम्मेदारी दी गई। तो वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए ताकि किसी के पास राज्यसभा, किसी के पास लोकसभा, किसी के पास कुछ स्टेट्स राज्य जो है उनका काम दूसरे के पास और दूसरे राज्यों का काम दिया है। वहीं पार्टी के बड़े नेता और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। एनसीपी के मुताबिक उनके ऊपर पहले से ही कई बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष नेता है और उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एनसीपी की तरफ से कुछ भी दावा किया जाए, लेकिन इसे अजीत पवार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। एनसीपी में इस बड़े बदलाव का ऐलान खुद पार्टी प्रमुख शरद पवार ने किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शरद पवार ने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया। साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें दी गई जिम्मेदारी के बारे में भी बताया। प्रफुल्ल पटेल आज उनके सामने हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे और साथ साथ उनके पास मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा राज्यसभा का काम और इन राज्यों की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे। शरद पवार ने इसके बाद सुप्रिया सुले के नाम का भी ऐलान किया। दूसरी जिम्मेदारी सुप्रिया सुले पार्लियामेंट के सदस्य, उनको भी हम वर्किंग प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करते हैं और उनके साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, महिला, युवती एंड लोकसभा का कोऑर्डिनेशन, ये काम उनके ऊपर रखते हैं। शरद पवार के इस फैसले को महाराष्ट्र की सियासत और आगे किसके हाथ में होगी एनसीपी में कमान से भी जोड़कर देखा जा रहा है।